नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र वैष्णव आप सभी का अपने चैनल जेवी एस्ट्रो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे ज्योतिष के बारे में शुरुआत के तौर पे चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि राशियां क्या हैं, भाव क्या हैं, ग्रह क्या हैं। हमने देखा था कि राशियां 12 होती हैं और वो कैसे निकलती हैं, भाव 12 हैं और कौन से भाव कहाँ कहाँ हैं, ग्रह 9 हैं, ये भी हमने देखा था। और आज हम जानेंगे दोस्तों नक्षत्र कैसे हैं, कौन कौन से नक्षत्र हैं। कुल मिला के 27 नक्षत्र होते हैं, प्लस एक 28वां नक्षत्र और होता है जिसको अभिजीत नक्षत्र कहते हैं। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती क्योंकि इसका ड्यूरेशन, इसका समय बहुत कम होता है। मुख्य तौर पे 27 नक्षत्रों के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल पर दिया गया कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो समय पर आपको मिल सके। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम कि नक्षत्र कैसे गिनते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था दोस्तों कि इस 360 डिग्री को यदि जब ग्रह अपनी गति में चारों तरफ घूमता है तो 360 डिग्री को जब हमने 12 में विभाजित किया था तो हमें मिला था 30 डिग्री। और इस प्रत्येक 30 डिग्री के क्षेत्र को हमने क्या कहा था? राशि कहा था। इसी प्रकार इसी 360 डिग्री के क्षेत्रफल को यदि हम 27 बराबर भागों में विभाजित कर दें तो 13 डिग्री और 20 मिनट का हमारे पास एक क्षेत्रफल आ जाता है। दोस्तों, ये 20 मिनट क्या है हम जानेंगे इस बारे में। एक डिग्री जैसे कि 360 डिग्री है, ऐसे ही एक डिग्री किसके बराबर है हमारे पास? 60 मिनट के बराबर है। दोस्तों, इसको हम कहेंगे 60 मिनट। ये जो डैश लगा हुआ है इसको हम कहेंगे मिनट। ये जो मिनट है ये घड़ी के मिनट नहीं है, ये अंतरिक्ष में ग्रहों की गति को मापने के जैसे डिग्री होता है उसी तरीके से मिनट भी होता है। इसकी डिटेल हम फिर देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये देखेंगे कि एक डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट। अगर इस 60 को हम 3 बराबर भागों में बांट देंगे तो 3 बराबर भाग क्या हो जाएंगे? मिनट्स। 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 3 बराबर भाग हमको मिलेंगे। तो ये जो 13 डिग्री और 20 मिनट जो हमको मिल रहा है, इसका मतलब हो गया कि 13 डिग्री पूरा और डिग्री का 1/3 हिस्सा अगर हम शामिल कर लें तो ये जो एक भाग मिलता है, ऐसे हमको कितने भाग मिलेंगे दोस्तों? 13 डिग्री और 20 मिनट के हमको 27 भाग मिलेंगे। इसीलिए हम इसको 27 भागों में बांटते हैं और हमारे पास 27 नक्षत्र होते हैं। ये जो प्रत्येक भाग 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, 13 डिग्री 20 मिनट के, ऐसे हम 27, जैसे हमने 12 भागों में विभाजित किया था वैसे ही हम इसको 27 भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो ये जो प्रत्येक भाग होता है, ये प्रत्येक भाग, एक भाग क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है दोस्तों। इस प्रत्येक 13 डिग्री और 20 मिनट के जो क्षेत्रफल को हम कहते हैं नक्षत्र। तो ये कुल मिला के हमारे पास 27 नक्षत्र हैं। अब और आगे हम इसको देखेंगे। 27 नक्षत्रों को आगे और हमने विभाजित किया हुआ है, उसको थोड़ी सी देर में इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे। अभी आप देखिए कि 27 नक्षत्र कौन कौन से हैं और कैसे कैसे इनके नाम रखे गए हैं। तो 27 नक्षत्र होते हैं हमारे पास दोस्तों। इन 27 नक्षत्रों के नाम हैं, जिसमें से पहला है अश्विनी, दूसरा है भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, छठा आर्द्रा, सातवां पुनर्वसु, आठवां पुष्य, नौवां अश्लेषा। फिर 10वां है मघा, 11वां है पूर्वा फाल्गुनी, 12वां है उत्तरा फाल्गुनी, 13वां नक्षत्र है हस्त, 14वां है चित्रा, 15वां नक्षत्र है स्वाति, 16वां नक्षत्र है दोस्तों विशाखा, 17वां नक्षत्र है अनुराधा और 18वां नक्षत्र है ज्येष्ठा। इसी प्रकार 19वां नक्षत्र है मूला जिसको कहते हैं या मूल भी कहते हैं, 20वां है पूर्वाषाढ़ा, 21वां है उत्तराषाढ़ा, 22वां है श्रवण, 23वां है धनिष्ठा, 24वां है सतमिषा, 25वां है पूर्वा भाद्रपद, 26वां है उत्तरा भाद्रपद और 27वां नक्षत्र है रेवती। इसमें एक 28वां नक्षत्र और होता है दोस्तों, जिसको हम अभिजीत नक्षत्र कहते हैं, जिसको हम
अभिजीत नक्षत्र कहते हैं। ये इस नक्षत्र का जो क्षेत्रफल माने या इसकी जो समय अवधि माने वो बहुत कम होती है दोस्तों, तो इसलिए इसको जनरली सामान्यतः अपन 27 नक्षत्रों की गिनती में नहीं गिनते हैं। ये जब भी मुहूर्त निकाला जाता है तो हम अभिजीत नक्षत्र की बात करते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो कुल मिला के नक्षत्र अवेलेबल हैं वो 27 नक्षत्र है। और ये 27 नक्षत्र आए कैसे? जैसे हमने ग्रहों की गति के चक्र को 12 भागों में विभाजित करके हमने 12 राशियाँ प्राप्त की थी और प्रत्येक राशि 30 डिग्री की थी। इसी प्रकार से इस ग्रहों की गति के पथ को जब हमने विभाजित किया 27 बराबर भागों में, तो एक भाग 13 डिग्री 20 मिनट का आया। इस पर्टिकुलर 13 डिग्री 20 मिनट के एक भाग को ही हम नक्षत्र कहते हैं। ये जो तारामंडल हमको मिलते हैं ये तारामंडल ही हैं दोस्तों। नक्षत्र जो है वो तारों का समूह है। ये जो नक्षत्र हमको मिलता है ये अलग अलग तारों का समूह है। तो इस नक्षत्र का जो क्षेत्रफल हुआ वो कितना हुआ दोस्तों? 13 डिग्री 20 मिनट। और इस 13 डिग्री 20 मिनट के हिसाब से हमने नक्षत्रों के नामकरण कर रखे हैं, जिनमें 27 नक्षत्र हैं जो अश्विनी से शुरू होते हैं और रेवती पर ख़त्म होते हैं। जैसे हमने दोस्तों पिछले वाले में जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राशियाँ जो हैं वो 12 हैं और 12 राशियों का क्रम फिक्स है। ये क्रम फिक्स रहता है, पहली राशि हमेशा मेष ही होगी, छठी राशि हमेशा कन्या ही होगी। इसी प्रकार जब हम नक्षत्रों की बात करेंगे दोस्तों, तो नक्षत्र भी 27 है और 27 ही नक्षत्रों का क्रम भी फिक्स है। इन 27 ही नक्षत्रों का क्रम भी फिक्स है। पहला हमेशा अश्विनी होगा, दूसरा हमेशा भरणी होगा, 15वां हमेशा स्वाति होगा, 24वां हमेशा शतभिषा होगा। ये फिक्स है दोस्तों। जैसे हमने देखा था कि राशियों का कोई ना कोई ग्रह स्वामी है, इसी प्रकार यहाँ पर भी हम देखेंगे तो इन सभी नक्षत्रों को हमने 27 नक्षत्र हैं हमारे पास और 9 हमारे पास ग्रह हैं दोस्तों। जो हमने पिछली वीडियो में देखा था 9 ग्रह, तो इन 9 ग्रहों में हमने 3-3 करके नक्षत्रों को बांट दिया। यानी 27 नक्षत्रों को जब हम 3 से विभाजित करते हैं तो हमें 9 मिलता है और 9 ही हमारे पास ग्रह हैं। तो प्रत्येक ग्रह को हमने 3 नक्षत्रों का स्वामी बना दिया है। तो मैंने इसको इसी तरीके से लिखा है ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकें। इसमें आप देखेंगे तो पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र जो है वो है केतु के अधीन। केतु के अधीन का मतलब अश्विनी, मघा और मूला, ये तीनों के तीनों नक्षत्र किसके अंदर में आएंगे? ये केतु इनका स्वामी कहलाएगा। इसी तरीके से दूसरा नक्षत्र भरणी, फिर पूर्वा फाल्गुनी और फिर पूर्वाषाढ़ा, ये तीनों नक्षत्र शुक्र इनका स्वामी होता है दोस्तों। फिर कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये तीनों नक्षत्र सूर्य के अंदर आते हैं। इसी प्रकार रोहिणी, हस्त और श्रवण, ये तीनों नक्षत्र चंद्रमा के अंदर में आएंगे, यानी चंद्रमा इनका स्वामी कहलाएगा। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, ये तीनों नक्षत्र मंगल के अधीन रहते हैं, यानी मंगल इनका स्वामी होता है। आद्रा, स्वाति और शतमिषा, ये तीनों नक्षत्र राहु के अंडर में आते हैं, राहु इनका स्वामी होता है। पुनर्वसु, विशाखा एवं पूर्व भाद्रपद, ये तीनों नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है। पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, ये तीनों का स्वामी शनि होता है दोस्तों। और अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये तीनों नक्षत्र बुध के अंदर में आते हैं, यानी बुध इन तीनों नक्षत्रों का स्वामी होता है। आप चाहें तो इनको इन क्रमांक के हिसाब से याद कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि इनको ज़्यादा आसानी से याद किया जा सकता है स्वामी के साथ में। यानी जब भी मैं बात करूँगा कि केतु के 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं, तो मैं याद करूँगा अश्विनी, मघा और मूला। जैसे ही मैं पूछूंगा आपको या कोई आपको पूछे कि मंगल है, तो मंगल के 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं, तो वो होंगे मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। इस प्रकार हम इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको 27 नक्षत्रों को एक साथ याद कर सकते हैं, जैसे राशियों को आपने याद किया। मुझे लगता है अभी तक आपको याद हो गई होंगी। 27 नक्षत्रों को आपको याद करने में थोड़ा समय लग सकता है, पर ये याद हो जाएंगी। अब आप देखेंगे कि इनका क्रम भी फिक्स रहता है। यानी अगर किसी जातक का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो धनिष्ठा 23वां नक्षत्र है तो 23वां नक्षत्र ही कहलाएगा। उसका मतलब ये नहीं कि उसको अपन पहला नक्षत्र कह देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा अश्विनी पहला नक्षत्र होता है। जो हमारे चैत्र नवरात्रि स्टार्ट होती है दोस्तों, तो वो चैत्र नवरात्रि स्टार्टिंग जो साल है वो अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ होता है, इसलिए हम चैत्र नवरात्रि की स्टार्टिंग अश्विनी नक्षत्र से मानते हैं। इसी के साथ में दोस्तों देखिए, अब जो स्वामी ग्रह हमारे पास आ गए हैं 9 के 9, इनसे संबंधित कुछ संख्याएं हैं, यानी कुछ जुड़े। वैसे तो ये अंक ज्योतिष का मामला है, लेकिन हम जो वैदिक ज्योतिष और केपी ज्योतिष में भी, केपी एस्ट्रोलॉजी में भी संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या संख्या है? केतु से संबंधित संख्या है दोस्तों 7।
कभी कभी 7 7 तो इसका मूल अंक है, पर 3 नंबर को भी हम इसी से जुड़ा हुआ मान लेते हैं, यो इसके भी फल दे देता है। तो हमको सिर्फ अभी याद रखना है कि केतु से संबंधित संख्या है 7, या 3 भी हम उसको मान सकते हैं। शुक्र की संख्या दोस्तों 6 है, यानी कभी भी शुक्र की बात होगी तो हम संख्या कौन सी दिमाग में आएगी, हमारे 6 नंबर की हमारी बात दिमाग में आएगी। सूर्य का नंबर 1 है, सूर्य को ग्रह का राजा माना गया है, इसलिए सूर्य का नंबर 1 है। चंद्रमा की संख्या 2 है, चंद्रमा को वैसे ग्रहों की रानी माना गया है। मंगल का जो नंबर है दोस्तों वो 9 है, और मंगल को ग्रहों का सेनापति माना गया है। राहु का नंबर 4 है दोस्तों, बृहस्पति का नंबर 3 है। यहाँ पर केतु का नंबर कभी कभी हम 3 मानते हैं, पर 3 नंबर मूलतः बृहस्पति का है। बृहस्पति को गुरु माना गया है, बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना गया है। और शुक्र, यहाँ पर आप जानते हैं शुक्रदेव शुक्राचार्य से लिया गया है, और शुक्र जो है वो दानवों के गुरु हैं। तो ये शुक्र भी गुरुदेव हैं और बृहस्पति भी गुरुदेव हैं। सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है। अब आप ध्यान देंगे दोस्तों, शनि की जो संख्या है वो है 8। शनि न्याय के देवता माना गए हैं। शनि जब जब आते हैं तो न्याय करते हैं। आपके पुराने कर्मों का जैसा भी, आपने शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। कहीं ज्योतिष या कहीं जगह पे ऐसा डर फैलाया जाता है कि शनि की जो छाया पड़ गई है, ऐसा है वैसा है, अब खराब ही होगा। शनि हमेशा खराबा नहीं करता है। शनि न्याय के देवता हैं, जब जब भी आएंगे तो आपके कर्म फल के अधीन ये आपको अपने फल देंगे। यानी आपने जो जो कर्म किए, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको बुरा फल देंगे। और हर 30 वर्ष में एक बार शनि अपनी राशि, अभी इसको अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस किस के ग्रह का कितना कितना भ्रमण होता है और किस किस साल में वो अपनी राशि में वापस पुनः पहुँचते हैं। फिर अंतिम ग्रह जो है वो है बुध है, और बुध की संख्या है 5। बुध को राजकुमार की यानी प्रिंस की संख्या दी गई है इन ग्रहों के बीच में। तो दोस्तों 27 नक्षत्रों को हमने देख लिया, उनके स्वामी को हमने देख लिया, उनसे संबंधित संख्याओं को हमने देख लिया। अब एक चीज़ और रह रही है यहाँ पर, जिसको हम कह रहे हैं दशा। तो जब जब जो भी जातक जन्म लेता है, तो जब वो जन्म लेता है तो किसी न किसी नक्षत्र में जन्म लेता है। अब जिस नक्षत्र में वो जन्म लेगा उसका कोई ना कोई स्वामी ग्रह भी होगा, और उसी स्वामी ग्रह की उसको दशा चलेगी। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई जातक का जन्म या किसी मनुष्य का जन्म मघा के नक्षत्र में हुआ है, तो मघा का स्वामी केतु है, यानी अब उसके जन्म से लेके 7 वर्ष तक उसको केतु की दशा चलेगी। ये निर्भर करेगा कि जो हमने एक नक्षत्र का जो डिग्री देखा था दोस्तों, वो 13 डिग्री 20 मिनट देखा था। तो ये उसमें से कितनी डिग्री, अगर सब मान लीजिए कि एक भी डिग्री नहीं निकली और शुरू होते ही वो पैदा हुआ है, तो वो पूरे 7 वर्ष की दशा भोगेगा। लेकिन अगर इसका आधा पहले ही निकल चुका है, जैसे अगर 13 का आधा अगर हम कर लें, या मान लीजिए लगभग अपन मान लें कि 7 डिग्री के आसपास नक्षत्र आगे निकल चुका है, अब 7 डिग्री शेष बचा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस 7 वर्ष की आधी समयावधि निकल चुकी है। यानी अब वो जो दशा भोगेगा वो लगभग आधी, यानी 3 से 4 वर्ष के बीच में उसकी दशा रहेगी। 3 से 4 वर्ष के बीच में वो उसकी केतु की दशा रहेगी। यदि कोई जातक अगर चंद्रमा के नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो चंद्रमा के नक्षत्र में पैदा होने की वजह से उसको जन्म से लेके 10 वर्ष तक चंद्रमा की दशा भोगनी पड़ेगी। फिर वापस निर्भर करेगा कि उस नक्षत्र का कितना भाग बीत चुका है और कितना भाग बचा हुआ, उसी के अनुपात में ये 10 वर्ष की। तो इस प्रकार हम देखते हैं, तो केतु की जो दशा होती है वो 7 वर्ष चलती है, शुक्र की दशा 20 वर्ष चलती है, सूर्य की दशा 6 वर्ष चलती है, चंद्रमा की दशा 10 वर्ष चलेगी, मंगल की दशा 7 वर्ष होती है, राहु की दशा 18 वर्ष होती है, बृहस्पति 16 वर्ष, और शनि 19 वर्ष, और बुध 17 वर्ष। तो और दोस्तों इसका क्रम भी आप फिक्स रखेंगे। ये जो ग्रहों का जो ऑर्डर मैंने लिखा है, ग्रहों का जो क्रम मैंने लिखा है, इसको आप इसी क्रम में याद करें। इसको इस क्रम में याद रखने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। थोड़े से अभ्यास से आप इसको याद कर सकते हैं। केतु, उसके बाद शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर राहु, बृहस्पति, शनि और बुध। ऐसा नहीं है कि सप्ताह के दिन सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि आ रहे थे उसी क्रम में चलेंगे, नहीं। जो जातक जन्म लेता है तो जब उसकी दशा चलती है तो इसी क्रम में चलती है। अगर वो शुक्र की दशा में पैदा हुआ है तो पहले उसके शुक्र की 20 साल की दशा चलेगी,
जैसे ही उसकी 20 साल की दशा पूरी होती है वो अपने आप सूर्य की दशा में चला जाएगा और उसको 6 वर्ष की सूर्य की दशा भोगनी पड़ेगी। सूर्य की दशा जैसे ही पूरी होती है फिर वो 10 वर्ष चंद्रमा की दशा, फिर मंगल, फिर राहु, फिर बृहस्पति, ऐसा करते हुए उसका जीवन जाएगा और फिर से वो केतु की दशा में आ जाएगा। और ऐसा करने पर ये जो कुल दशा वर्ष है, ये पूरा जो एक परिक्रमा है, ये 120 वर्ष की मानी गई है दोस्तों। ये जो पूरा दशा, जब अपन इन सब को जोड़ते हैं तो ये हमको 120 वर्ष मिलती है। जैसे ही 120 वर्ष पूरा होता है, और यदि कोई मनुष्य, आजकल तो ये संभावना बहुत कम रहती है, पर इसके बावजूद भी अगर कोई मनुष्य 120 वर्ष तक जीवित रहेगा तो वो वापस शुरुआत कहाँ से करेगा, फिर शुक्र की दशा 20 वर्ष से आएगी, यानी ये क्रम चलता रहेगा। तो अगर किसी ने मंगल की दशा में जन्म लिया है तो पहले उसके मंगल की दशा चलेगी, फिर राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, फिर केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, और फिर वापस अगर वो जीवित रहता है तो फिर से उसको मंगल की दशा, फिर राहु की दशा, ये क्रम दोस्तों चलता रहता है। तो दशा वर्ष का ध्यान होना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा दोस्तों कि 27 नक्षत्र हैं, स्वामी ग्रह उनके हैं 9, फिर उनकी संख्याओं के बारे में हमने देखा, और फिर हमने दशा वर्ष के बारे में देखा। अब साथ के साथ हम यहाँ एक चीज़ और देखते हैं, जो ये जो नक्षत्र है, ये अगर 360 डिग्री जो हमने परिक्रमण काल इसका देखा, पूरी गति का जो हमने एरिया देखा, इसको अगर हम 108 से डिवाइड करें, या फिर यूँ कहें कि हमने ये जो 13 डिग्री और 20 मिनट का एक जो नक्षत्र हमने लिया था, ये एक नक्षत्र जो 13 डिग्री 20 मिनट का लिया है, इसको हमने क्या किया दोस्तों, इसको हमने 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया, जिससे 3 डिग्री और 20 मिनट हमारे पास मिलता है। यानी हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक नक्षत्र को 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। यानी एक नक्षत्र को हमने 4 चरण में विभाजित कर दिया। एक नक्षत्र बराबर क्या आ गया दोस्तों, 4 चरण आ गए हमारे पास। तो जब हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने पर हमको क्या मिलता है, ऐसा करने पर हम देखते हैं कि अगर एक नक्षत्र में 4 चरण हैं तो 27 नक्षत्र को अगर 4 चरणों से गुणा किया जाए तो कुल मिला के, सभी नक्षत्रों के मिला के हमारे पास 108 चरण आ जाते हैं। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि हम जब माला भी जपते हैं तो 108 की माला जपते हैं। तो इसका, ये हमारे लिए बहुत प्योर नंबर माना जाता है सनातन धर्म में और वैदिक ज्योतिष में। तो 27 नक्षत्र, प्रत्येक नक्षत्र का 4 चरण, ऐसा क्यों किया गया है, ताकि ज्योतिष में हम और इन डेप्थ स्टडी कर पाएँ, हम और अंदर से अंदर, यानी हम एक दिन में 1 घंटे और 1 घंटे में हर मिनट की भविष्यवाणी कर सकें। ग्रह की गति जैसे जैसे बदलती जाती है वो किसी न किसी चरण में घूमता रहेगा, तो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर या हमारे मनुष्य जीवन पर क्या हो सकता है, उसकी इन डेप्थ स्टडी करने के लिए हमने पहले 360 डिग्री लिया। 360 डिग्री को हमने पहले राशि के हिसाब से विभाजित किया दोस्तों, जो 30 डिग्री की थी। फिर हमने इसको अभी 30 डिग्री के बजाय 13 डिग्री के हिसाब से विभाजित किया, उससे 30 डिग्री से और छोटा ले लिया हमने उसको। अब हम इस 13 डिग्री 20 मिनट को और छोटे हिस्से में विभाजित करते हुए हम लोग आ गए दोस्तों 3 डिग्री 20 मिनट। तो 3 डिग्री, यानी कुल मिला के जो 360 वाला भाग है हमारे पास, इसके हमने 108 छोटे छोटे भाग कर दिए, और प्रत्येक भाग को हमने क्या कर दिया, एक नक्षत्र का चरण कह दिया। अब आप ध्यान देंगे दोस्तों, अगर हम ध्यान दें तो अगर हम 30 डिग्री, यानी ये पहली राशि अगर मैंने मान ली दोस्तों मेष राशि है, तो ग्रह जब यहाँ से 0 डिग्री से शुरू करता हुआ 30 डिग्री पर जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब मूवमेंट करेगा तो वो इस तरीके से आगे 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 बढ़ता जाएगा। तो जब वो पहला 3 डिग्री 20 मिनट मूव करेगा तो ये नक्षत्र का एक चरण खत्म हो गया। दूसरा 3 डिग्री 20 मिनट चलेगा तो ये दूसरा चरण, फिर ऐसे तीसरा चरण, फिर ऐसे चौथा चरण। तो ऐसा करते करते अगर मैं 3 डिग्री और 20 मिनट को देखता हूँ, 9 से गुणा करता हूँ, तो मेरे पास 30 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। तो 30 डिग्री का मतलब वो एक राशि के बराबर हो गया। यानी प्रत्येक राशि के अंदर, एक राशि के अंदर 9 चरण आएंगे, एक राशि के अंदर 9 चरण आएंगे। अब हमने तो ये देखा है कि एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण ही होते हैं,
लेकिन एक राशि के अंदर 9 चरण आए हैं। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? इसका मतलब हो गया 4 चरण का एक नक्षत्र, फिर दूसरे 4 चरण का दूसरा नक्षत्र, यानी पहला नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र, और तीसरा जो नक्षत्र आएगा उसका कितने चरण आएंगे? उसके चरण तो 4 ही होंगे, यानी 4 स्टेप्स उसको कह रहे हैं। चरण का कहने का मतलब है 4 स्टेप की बात कर रहे हैं हम। तो 4 चरणों में से एक चरण उसका यहाँ आ गया, तो उसके 3 चरण बच जाएंगे दोस्तों। तो वो 3 चरण कहाँ चले जाएंगे? 3 चरण वो किसी दूसरी राशि में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जब वो अपन विभाजित करते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं, इसको आप देखिएगा दोस्तों, कि जब मेष राशि में बात करेंगे हम, जब हम मेष राशि में बात करेंगे, तो मेष राशि कितने डिग्री की है? 30 डिग्री की है। तो इसमें कितने चरण आएंगे? 9 चरण आएंगे। 9 चरणों में से पहले 4 चरण, फिर 4 चरण, फिर एक चरण। इस तरीके से फिर वृष राशि आएगी दोस्तों, उसकी भी 30 डिग्री होगी, उसमें भी 9 चरण आने। तो उसके जो एक चरण यहाँ आ चुका है, उसके बचे हुए 3 चरण तो पहले ही आएंगे, फिर एक नक्षत्र और आएगा, यानी 4 चरण हो जाएंगे, यानी 7 चरण हो गए, फिर 2 चरण आएंगे। फिर आप देखेंगे तो तीसरी राशि आएगी दोस्तों। तीसरी राशि क्या है हमारे पास? तीसरी राशि है मिथुन राशि। इसकी भी डिग्री कितनी होगी? तो प्रत्येक प्रत्येक जो राशि होती है वो 30 डिग्री की होती है। उसके अंदर भी 9 चरण है। प्रत्येक राशि में 9 चरण आना जरूरी है। 9 चरणों के हिसाब से ही हमने इसको विभाजित किया दोस्तों। ये जो 2 चरण रह गए इसके, क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र के कितने चरण हैं? 4। तो ये जो 2 चरण इसके बच गए, वो 2 चरण यहाँ आएंगे, फिर ये 4 चरण आएंगे, ये हो गए 6। तो अगले नक्षत्र के 3 चरण इसमें आ जाएंगे, ये फिर बंद हो जाएगा दोस्तों। और फिर चौथी राशि क्या आएगी? कर्क राशि आएगी। कर्क राशि में फिर से 30 डिग्री की होगी, फिर से 9। अब इन 3 चरणों का क्या बच गया? एक अगले नक्षत्र का और अगले नक्षत्र के 4 चरण। कुल मिला के आप देखेंगे तो प्रत्येक नक्षत्र में 9 चरण हो गए, प्रत्येक राशि में 9 चरण हो गए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यानी किसी भी राशि में एक नक्षत्र पूरा आ रहा है, एक नक्षत्र पूरा आ रहा है, तीसरा नक्षत्र अधूरा हो गया। दूसरी राशि में हम देख रहे हैं तो ये अधूरा नक्षत्र है, ये अधूरा नक्षत्र, लेकिन ये पूरा नक्षत्र हो गया। इसमें देख रहे हैं तो ये पूरा नक्षत्र है, ये अधूरा है, और इसमें देख रहे हैं तो ये पूरा है, ये पूरा है, ये अधूरा हो गया दोस्तों। यानी राशि के अंदर नक्षत्र के पूरा आने की संभावना भी है और नहीं आने की भी है। यानी एक नक्षत्र एक राशि में पूरा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। उस नक्षत्र को हमने विभाजित कर दिया है। हो सकता है उसके चरणों के हिसाब से वो एक राशि में एक भाग आए और दूसरी राशि में दूसरा भाग आए। जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मेष राशि की, तो मेष राशि का जो नक्षत्र है वो कौन कौन से हैं? पहला मैंने आपको कहा था शुरुआत हमेशा अश्विनी से ही होगी। तो हमारी शुरुआत राशियों में किससे होती है दोस्तों? मेष राशि में होती है। और नक्षत्र में किससे होती है? अश्विनी की। तो सभी नक्षत्रों के कितने चरण होंगे? 4 4 4 4 4 4 चरण सबके होंगे। 27 ही नक्षत्रों के 27 × 4 कुल मिला के 108 चरण होंगे। तो अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण और चारों के चारों यहाँ आ गए, यानी अश्विनी नक्षत्र पूरा का पूरा हमेशा मेष राशि में आएगा। इसी प्रकार दूसरे 4 चरण यानी भरणी नक्षत्र के भी 4 चरण हैं, तो भरणी नक्षत्र के पूरे 4 चरण किस में आ गए? मेष राशि में। यानी भरणी नक्षत्र भी पूरा का पूरा क्या होता है? हमेशा मेष राशि में आता है। तीसरा नक्षत्र कृतिका है। कृतिका सूर्य का नक्षत्र है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर स्वामियों के बारे में। तो कृत्तिका नक्षत्र जो है उसके भी 4 चरण होंगे, लेकिन क्योंकि राशि 30 डिग्री की है, तो यहाँ जो मान आ रहा है हमारे पास 13 डिग्री 20 मिनट का एक चरण, 13 डिग्री 20 मिनट का एक चरण, यानी कुल मिला के 26 डिग्री 40 मिनट तो यहीं पूरे हो गए। तो केवल 3 डिग्री और 20 मिनट का भाग बचा है। उसको पूरा करने के लिए कृत्तिका नक्षत्र का केवल मात्र एक चरण ही काफ़ी है। इसलिए कृत्तिका जो नक्षत्र होता है इसका एक चरण तो आता है मेष में, मेष राशि में, और बचे हुए 3 चरण अपने आप अगली राशि यानी वृष राशि में चले जाएंगे। यानी शॉर्ट में अगर हम बात करें तो कृत्तिका नक्षत्र पूरा किसी एक राशि में नहीं आता है। कृत्तिका नक्षत्र हमेशा कुछ भाग यानी एक चरण उसका मेष में आएगा और 3 चरण उसके है हमेशा वृष राशि में आएगी। राशि किसी भी भाव में पड़ी हो इससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। राशि भाव हमने देख लिया था कि भाव हमेशा लग्न से शुरू होगा और एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, या लग्न में जो राशि लिखी हुई है उसके हिसाब से वो बदलता रहेगा। जैसे 10 लिखा है तो 10 11 12, तो एक नंबर की राशि वृष मेष कहीं पर भी आओ, वृष राशि कहीं पर भी आओ, जहाँ पर भी वृष राशि आएगी वहाँ पर ये कृत्तिका राशि नक्षत्र के 3 चरण आएंगे। कृत्तिका के बाद चौथा चरण है रोहिणी। रोहिणी के चारों चरण यहाँ आ रहे हैं, यानी रोहिणी नक्षत्र पूरा का पूरा किस में आएगा? हमेशा वृष राशि में आएगा। उसके बाद मृगशिरा आएगा दोस्तों। मृगशिरा फिर से हम देखेंगे तो
मृगशिरा को हम देखते हैं तो ये 2 चरण यहाँ आएंगे और अपने आप 2 चरण कहाँ चले जाएंगे दोस्तों, मिथुन राशि में। तो 2 चरण मृगशिरा नक्षत्र के आते हैं वृष राशि में और 2 चरण आते हैं उसके मिथुन राशि में। फिर मृगशिरा के बाद आता है दोस्तों आर्द्रा, और आर्द्रा नक्षत्र पूरा का पूरा आता है मिथुन राशि में। और फिर पुनर्वसु आता है दोस्तों, पुनर्वसु के 3 चरण आ गए हमारे पास मिथुन राशि में। पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण आ गए हमारे पास मिथुन राशि में। उसका 1 चरण बच गया, वो अपने आप अगली राशि में चला जाएगा। अगली राशि में जाने के बाद क्या होगा, कर्क राशि आती है दोस्तों। तो कर्क राशि में पुनर्वसु का 1 नक्षत्र, फिर नक्षत्र खत्म हो गया तो अगला नक्षत्र कौन सा है दोस्तों, पुष्य नक्षत्र। तो पुष्य नक्षत्र पूरा का पूरा ही किस में आ जाएगा दोस्तों, हमेशा कर्क राशि में आएगा। और अंतिम नक्षत्र आ गया अश्लेषा। तो ये जो अश्लेषा नक्षत्र है ये पूरा का पूरा हमेशा कर्क राशि में आ जाएगा। तो हमने देखा दोस्तों कि नक्षत्र को चरणों में बांटा गया है और उन चरणों के हिसाब से हमने सभी राशियों में इनका डिवीज़न कर दिया है, इनको विभाजित किया है। एक राशि में कोई नक्षत्र पूरा आता है, कोई नक्षत्र का 1 चरण आता है, किसी नक्षत्र के 2 चरण भी आते हैं, किसी नक्षत्र के 3 चरण भी आते हैं। तो ये डिपेंड करेगा। अब फिर से हम ध्यान देंगे कि ये जो हमारा ज़ोडिएक साइन है या जो बचक्र जिसकी बात करते हैं, ये हमेशा हमने इसको जो भाग है इसको 3 भागों में विभाजित किया है। एक, क्योंकि ये पूरा कितने डिग्री का होता है दोस्तों, 360 डिग्री। इसको 3 भागों में करेंगे तो कितना आएगा, 120 डिग्री। तो ये जो भाग है 120 डिग्री होगा, ये जो भाग है ये भी 120 डिग्री होगा, ये जो भाग है ये भी 120 डिग्री होगा। तो अगर हमने राशियों के हिसाब से देखें तो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री कुल मिला के कितना पूरा हो गया दोस्तों, 4 बार गुणा करेंगे तो 30 × 4 बराबर 120 डिग्री हो गया। यानी ये जो नक्षत्रों का क्रम है, ये जो नक्षत्रों का क्रम है ये हमने एक चक्र नक्षत्र का पूरा कर लिया है। क्योंकि इसमें केतु भी आ गया, शुक्र भी आ गया, सूर्य वगैरह से लेकर 9 के 9 ग्रह आ गए। फिर से शुरुआत कहाँ से होगी दोस्तों, फिर से वही केतु शुक्र सूर्य से होगी, फिर तीसरा चक्र आएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो अगर ये 0 डिग्री को माना जाए तो यहाँ से अगर चक्र में गति शुरू होती है ग्रह की, तो वो घूमता घूमता जब यहाँ आता है 120 डिग्री पूरा करता है तो नक्षत्रों के 27 में से 9 नक्षत्र पूरे कर लेता है। यानी अगर हम आगे वाली चक्र में जाएंगे तो फिर से वो क्या करेगा कि 10 नंबर से लेके 18 नंबर तक जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से एक चक्र पूरा होगा और तीसरी बार में फिर से एक चक्र पूरा होगा और ग्रह वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 27 नक्षत्रों को 3 बराबर भागों में विभाजित कर दिया है और प्रत्येक नक्षत्र के स्वामी में किसी न किसी ग्रह को हमने स्वामित्व दिया है और उसी के हिसाब से ये सारी क्रियाविधि होती है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो सही लगा होगा और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए ये चैनल बनाया गया है। समय समय पर मैं आपको नए नए वीडियोस के माध्यम से ज्योतिष का ज्ञानवर्धन करता रहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।